कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की सत्ता के गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बंद कमरों में बैठकों का दौर चल रहा है। नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है और हर दल अपनी राजनीतिक गणित को साधने में जुटा हुआ है। ऊपर से मामला सिर्फ उच्च सदन की कुछ सीटों का दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने इसकी अहमियत कहीं ज्यादा बड़ी मानी जा रही है। कौन मजबूत होगा, किसकी पकड़ ढीली पड़ेगी और किसे नई ताकत मिलेगी, इसी को लेकर सियासी चर्चा गर्म है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई नए चेहरों की एंट्री की संभावनाएं भी बन रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पूरा समीकरण आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की राजनीति की दिशा बदलने वाला है। एनडीए में सीटों का फाइनल फॉर्मूला। बिहार में सियासी बिसात बिछ चुकी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव पूरे हुए। उसके बाद अब अगले दौर की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंगल पांडे की खाली हुई सीट पर बीजेपी के सूर्य कुमार शर्मा ने शपथ ले ली। वहीं राधाचरण सेठ के विधायक बनने के बाद खाली हुई आरा बक्सर स्थानीय निकाय सीट पर राजद के सोनू कुमार राय ने जीत हासिल कर ली। यानी एक तरफ विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा मिला, लेकिन वहीं विधान परिषद के उपचुनाव में राजद ने भी अपनी मौजूदगी मजबूत दिखाई। अब सबकी नजर इस हफ्ते होने वाले उस घोषणा पर है जिसमें विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों के चुनाव का कार्यक्रम सामने आएगा। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में सीटों के बंटवारे और नए चेहरों की एंट्री को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सारी बातचीत पूरी हो चुकी है। सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी माना जा रहा है। जैसे ही चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा करेगा, वैसे ही एनडीए की तरफ से सीटों का पूरा बंटवारा सामने आ जाएगा। इस बार सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि बीजेपी को एक सीट का फायदा होगा, जबकि विपक्षी दल राजद और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा एनडीए की छोटी सहयोगी पार्टियां भी पहली बार विधान परिषद में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी-आर को भी सीट मिलने की चर्चा मानी जा रही है और माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार इस बार उच्च सदन तक पहुंच जाएंगे। इस पूरे चुनाव में कुल 10 सीटों पर फैसला होना है। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल 28 जून 2026 को खत्म हो रहा है, जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इन 10 सीटों में से 4 सीटों पर अभी जेडीयू का कब्जा है और सीट शेयरिंग के हिसाब से ये 4 सीटें फिर से जेडीयू के पास ही रहने वाली है। बीजेपी के पास फिलहाल 2 सीटें हैं, लेकिन इस बार उनके हिस्से में 3 सीटें आने की संभावनाएं हैं। बाकी बची 2 सीटें, एक एलजेपी रामविलास और दूसरी सीट आरएलएम को दिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं राजद को सिर्फ एक सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा राजद नेता सुनील सिंह की सीट को लेकर हो रहा है। सुनील सिंह को राबड़ी देवी का मुंहबोला भाई कहा जाता है और उनका कार्यकाल भी अब पूरा होने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी सीट बच पाएगी या नहीं। लेकिन जिस तरह के नंबर सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि अगर चुनाव बिना वोटिंग के ही हो गया तो राजद अपनी एक सीट आसानी से बचा लेगा। दरअसल विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए विधायकों की संख्या बहुत अहम होती है। इस समय राजद के पास इतने विधायक है कि वो एक ही उम्मीदवार को आराम से जिता सकता है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं है। यही वजह माना जा रहा है कि विपक्ष इस बार ज्यादा सीटों के लिए लड़ाई नहीं करेगा। अगर पूरे आंकड़े को समझे तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। बीजेपी के पास इस समय 89 विधायक है और जेडीयू के पास 85 विधायक है। इन नंबरों के आधार पर दोनों पार्टियां 3-3 उम्मीदवार आसानी से जिता सकती है।
यानी बीजेपी और जेडीयू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जेडीयू के हिस्से में जो 4 सीटें आ रही हैं, उनमें से एक सीट नीतीश कुमार वाली भी है। जी हाँ, दरअसल नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनकी विधान परिषद वाली सीट खाली हुई थी और अब उस पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि इस सीट पर जेडीयू अपने सबसे अहम चेहरे को भेजेगी। महागठबंधन के पास कुल मिलाकर करीब 41 विधायक है। ऐसे में उनके लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार उतारना तो बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि एनडीए इस चुनाव में किसी तरह की वोटिंग नहीं चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा चुनाव में बिना मुकाबले उम्मीदवार जीत गए थे, अगर ऐसा होता है तो एनडीए अपने सभी उम्मीदवार बेहद ही आराम से जिता लेगा और विपक्ष सिर्फ एक सीट तक ही सीमित रह जाएगा। 28 जून 2026 को जिन 9 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें से राजद की 2 सीटें हैं, जेडीयू की 3 सीटें हैं, कांग्रेस और बीजेपी की एक सीट शामिल है। इसके अलावा नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। यानी ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बिहार की बदलती और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का भी संकेत माना जा रहा है। इस बार विधान परिषद में कई नए चेहरों की एंट्री भी तय मानी जा रही है। बीजेपी की तरफ से तीनों सीट पर नए उम्मीदवार भेजे जाने की चर्चा है। मौजूदा एमएलसी सम्राट चौधरी पहले से ही विधायक बन चुके हैं और अब राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अब वहीं संजय मयूख का नाम बांकीपुर विधान सीट के लिए चल रहा है। ऐसे में बीजेपी विधान परिषद के लिए नए नामों पर दांव लगा सकती है। पार्टी को इस बार एक अतिरिक्त सीट भी मिल रही है, इसलिए कई नेताओं की उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर भी बीजेपी इस बार की रणनीति बना रही है। फिलहाल जो सीटें खाली हो रही हैं, उनमें एक स्वर्ण और एक पिछड़ा वर्ग की सीट शामिल है। बीजेपी पहले से ही भूमिहार नेता को विधान परिषद भेज चुकी है। ऐसे में अब पार्टी ब्राह्मण चेहरे को मौका देने पर भी विचार कर रही है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक एक ब्राह्मण नेता का विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग और गैर यादव पिछड़ा वर्ग से भी एक चेहरे को मौका दिया जाएगा। बीजेपी की कोशिश है कि विधान परिषद चुनाव से पहले हर सामाजिक वर्ग को साधा जाए। बिहार में सियासी वारिसों की एंट्री शुरू। एनडीए सहयोगियों को मिलेगा बड़ा फायदा। जेडीयू की तरफ से भी नए चेहरों की चर्चा जोरों पर है। सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार के नाम को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस बार विधान परिषद पहुंच सकते हैं। हालांकि उन्हें उपचुनाव वाली सीट की जगह नई 6 साल वाली सीट से भेजे जाने की तैयारी है। जेडीयू के अंदर इसे लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब निशांत कुमार सीधे राजनीति में किसी सदन के सदस्य बनेंगे। इसके अलावा जेडीयू अपने मौजूदा एमएलसी गुलाम गौस और भीष्म सहनी को रिप्लेस कर सकती है। पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहती है ताकि संगठन में नया संदेश जाए। अगर उपचुनाव और नियमित चुनाव को मिला ले तो जेडीयू कुल 4 उम्मीदवार विधान परिषद भेजेगी। सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए पार्टी अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और दलित समाज से नेताओं को मौका देने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक किसी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उधर एनडीए की सहयोगी पार्टियों को इस बार फायदा मिलने जा रहा है। बीजेपी अपने कोटे से एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को दे रही है। माना जा रहा है कि इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यानी दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सकता है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का नाम चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार की राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी बीजेपी अपने कोटे से एक सीट दे सकती है। इस सीट को लेकर पार्टी के अंदर कई नाम चर्चा में है और सबसे आगे नाम है चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल का। सीमांत मृणाल फिलहाल पार्टी के युवा विंग को संभाल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें गरखा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए।
इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा दिखा रहा है। अगर उन्हें विधान परिषद भेजा जाता है तो इसे चिराग पासवान की नई राजनीतिक रणनीति माना जाएगा। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एलजेपी रामविलास ने बिना किसी शर्त के एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही मिलकर उन्हें विधान परिषद की एक एक सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं। एलजेपी रामविलास के पास इस समय 19 विधायक हैं। जीत के लिए उन्हें सिर्फ 6 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी अपने 3 उम्मीदवारों को जुटाने के लिए बाद में भी इतने विधायक बचा लेगी कि एलजेपी उम्मीदवार को आसानी से जिता सके। यानी सिर्फ बीजेपी के समर्थन से ही एलजेपी रामविलास का उम्मीदवार विधान परिषद पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव कार्यक्रम कब घोषित होगा। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आयोग के अधिकारी ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी अभी बोला नहीं है, लेकिन आयोग के सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 28 जून 2026 को इन सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और संविधान के मुताबिक उसे पहले चुनाव कराना बेहद जरूरी है। बिहार की राजनीति में इस चुनाव को सिर्फ विधान परिषद का साधारण चुनाव नहीं माना जा रहा है, इसे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। सभी दल सामाजिक समीकरण, जातीय संतुलन और राजनीतिक संदेश को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। बीजेपी नए सामाजिक वर्गों को साधने में लगी हुई है, तो वहीं जेडीयू अपने संगठन में पीढ़ी और नए चेहरों को मौका देना चाहती है, जबकि राजद अपनी बची खुची ताकत को संभालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ छोटी पार्टियां भी हैं, इस मौके को अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के रूप में देख रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस एमएलसी चुनाव में कौन जीतता है, कौन हारता है और आखिर किसका परचम ज्यादा बुलंद होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।